हेलो बच्चों, आप लोग केमिकल काइनेटिक्स अर्थात रासायनिक बलगतिकी नामक अध्याय के लिए जो हम वीडियो बना रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं, आप क्लिक करके हमारे सारे वीडियो यूट्यूब पर प्राप्त कर सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 में देखिए, हम 3 प्रश्न ये लगाने के लिए दिए थे और मुझे आशा है कि अधिकांश बच्चे इसको लगाए होंगे। तो उत्तर आ गया है। देखिए, पहले का उत्तर मैं नहीं दिया था। पहला विकल्पी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। अब क्रिया हाफ ए गिव्स टू बी के लिए ए के विघटन की दर बी के बनने की दर से निम्न प्रकार से संबंधित है। बच्चों, ये 4 विकल्प दिया गया है। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2008 में पूछा गया था और पुनः बोर्ड परीक्षा, उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछा गया है। तो हम ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन कर रहे हैं जो या तो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, या सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं, या एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं। तो बच्चों, ये प्रश्न हम लगाने जा रहे हैं और इसका विकल्प सेकंड सही है। तो जरा कमेंट करके बताइए कि कितने बच्चे इस प्रश्न को लगाए थे और इनका विकल्प नंबर सेकंड सही है। कमेंट करके जरा बताने की कोशिश कीजिएगा। आइए देखिए इसको हम कैसे लगाते हैं। तो बच्चों, मैं यही सॉल्व कर दे रहा हूं। ये तीनों विकल्प गलत है और इसका विकल्प नंबर सेकंड सही है। तो देखिए विकल्प नंबर सेकंड कैसे आ रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा उन बच्चों के लिए जो इस प्रश्न को नहीं लगा पाए हैं। देखिए क्या कह रहा है, अब क्रिया हाफ ए गिव्स टू बी। तो बच्चों, ज्यादा जोर हम लोग इसी पर देंगे। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन पर ध्यान दीजिए। हाफ ए गिव्स टू बी, ये है अभिकारी पदार्थ, ये रिएक्टेंट है और ये है उत्पाद, प्रोडक्ट। अब इसमें कह क्या रहा है कि ए के विघटन की दर, मतलब ए की सांद्रता में कमी जो होती है उसकी दर, या ए के विलुप्त होने की दर बी के बनने की दर से निम्न प्रकार से संबंधित है। अब कौन सा विकल्प सही, हमको विकल्प लाना था। तो चलिए पहले हम इसको लगा लेते हैं। अब इसके अनुसार हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू, अब क्रिया की दर। बच्चों, अब क्रिया की दर के लिए सूत्र क्या होगा, चूंकि यह अभिकारी पदार्थ है इसलिए हम पहले माइनस यूज करेंगे और जितना स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक है, देखिए 1/2 है, तो हम 1/1/2 लिखेंगे इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए को क्या करेंगे, बड़े कोष्ठक में लिख लेंगे और इसके पहले डेल्टा यूज करते हैं, लेकिन बच्चों विकल्प में डी दिया है तो हम डी यहां यूज करेंगे, dA/dt कर लेंगे और यही बराबर हो जाएगा। इसके लिए लिखें, देखिए ये क्या है, उत्पाद है और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। चूंकि ये उत्पाद है इसलिए यहां हम प्लस यूज करेंगे, धन लिखेंगे और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जितना होगा बच्चों 1 उतना लिख लेंगे, 1/2। और बी यहां है तो मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ बी, यानी बी को हम बड़े कोष्ठक में लिखेंगे, इसके पहले डी लगा देंगे, बटे कर लेंगे dt। तो अब क्रिया की दर के लिए सूत्र या समीकरण बच्चों ये बन गया। अब इसी के अकॉर्डिंग टू हम इसमें माइनस dA/dt क्या है, ए के विघटन की दर। ए के विघटन की दर क्या है, माइनस dA/dt। बच्चों, ये क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को हम उधर ट्रांसफर कर लेंगे, इसी को, इसको उधर ट्रांसफर कर लेंगे, जो बचेगा वह ए के विघटन की दर होगा। और एक बात यहां जरा ध्यान दीजिए, यह 1/1/2 दो ऊपर चला जाएगा। चलिए एक स्टेप हम लिख लेते हैं, ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ये 2 ऊपर चला गया तो 2/1 हो गया और यहां है dA/dt इक्वल टू प्लस हाफ और यहां है dB/dt। अब बच्चों जब देखिए इसको 1/1/2 को हम सरल किए तो 2/1 हो गया,
और अब इस कोएफिशिएंट को यानी 2 जो है बच्चों उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बचेगा, ये हो गया बराबर माइनस, इसको उधर ट्रांसफर कीजिए तो ये हो जाएगा डीए बाई डी टी इक्वल टू 2 यहां किस रूप में है, गुणा के रूप में। किस रूप में है, गुणा के रूप में है। तो बच्चों जब ये गुणा के रूप में है इधर जाएगा भाग के रूप में हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 1 बाई 2 तो यहां ऑलरेडी था हर के रूप में, और एक 2 और आ जाएगा तो गुणे 2 हो जाएगा डीबी बाई डी टी, और ये बराबर हो गया बच्चों, ये प्लस चिन्ह तो रहेगा ही, 1/4 डीबी बाई डी टी, ये रिलेशन निकल गया। यानी आर का वैल्यू इतना निकला तो ये आर का वैल्यू निकल गया, यानी रिएक्शन का रेट ये हो गया। तो यहां पूछा क्या है, ए के विघटन की दर। अब देखो बच्चों आर का वैल्यू केवल यहां तक था, आर का वैल्यू जो है ये यहां तक है, ये बच्चों आर का वैल्यू है, आर मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन, और यहां आर ये नहीं है बच्चों, ये नहीं है आर, ये क्या है, अब यहां आर हम हटा दिए, ये जो बचा बच्चों ये एक्चुअल में है ए के विघटन की दर। क्या है, ए के विघटन की दर, ए के विघटन की दर माइनस डी ए बाई डी टी, और ये बराबर आ गया है प्लस 1/4 डीवी बाई डी टी। चारों विकल्प में देखेंगे बच्चों तो यही सही है, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू 1/4 डीवी बाई डी टी, यानी विकल्प सेकंड सही है। मान लीजिए प्रश्न आया होता तो ऐसे हम क्या करते, रफ में या कहीं इसको हल कर लेते और उत्तर यहां लिखते विकल्प सेकंड सही है, ये हमारा आंसर हो गया, विकल्प सेकंड सही है। वैसे बोर्ड में सही उत्तर लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं, केवल इतना लिखेंगे उतना सही नहीं माना जाएगा, विकल्प सेकंड और सेकंड पूरा विकल्प लिख लीजिए। तो इससे देखिए सेकंड के बाद ये लिखा, ये भी लिख डालिए, यानी ऐसे लिखेंगे माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू 1/4 डीवी बाई डी टी सत्य है, ये आंसर हो गया। अच्छा इस तरह से लिखते हैं। तो पहला प्रश्न मुझे आशा है कि अधिकांश बच्चे लगा लिए होंगे जो मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखे हैं। जो बच्चे अभी तक नहीं देख पाए हैं वो मैं एक बार और मैं कह रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक सब में देता, सारे वीडियो में देता जा रहा हूं, लिंक को क्लिक करेंगे तो मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे। कृपया हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जरूर देखिएगा, और ये देखे रहेंगे तब लेक्चर नंबर 3, 4 जो भी आगे इधर हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो सब समझ में आएगा। तो चलिए ये प्रश्न नंबर 7 हल हो गया। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 हल करेंगे, और जो बच्चे इसको हल कर चुके हैं वो जरा देखेंगे या मिलाएंगे कि हम सही हल किए हैं कि नहीं किए हैं। तो बच्चों हम लोग प्रश्न नंबर 8 के लिए तैयार हो जाते हैं कि प्रश्न नंबर 8 कैसे हल करना है। और जो बच्चे अभी कलम कापी लेकर के तैयार नहीं हुए हैं कृपया कलम कापी साथ में रख लीजिए, ताकि जैसा मैं समझा रहा हूं नोट भी करते जाइए, ध्यान से समझते भी जाइए। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 इसको मैं यहां ऊपर हल कर दे रहा हूं। हल 8वां प्रश्न का हल है, क्या कह रहा है पहले ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। किसी प्राथमिक अक्रिया और अक्रिया का बच्चों जो समीकरण है वो समीकरण हम यहां जरूर लिख लेते हैं, और इसका समीकरण देखिए यहां दिया है, क्या दिया है यहां लिख लेंगे प्रश्नानुसार दिया है 2a plus b, 2a plus b gives 3c, ये रिएक्शन दिया है के लिए। चलिए के लिए
समय t पर c के प्रकट होने की दर, बच्चों c के प्रकट होने की दर दे दिया है। और c जरा ध्यान दीजिए कहां है, ये क्या है, ये उत्पाद है, प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट है, उत्पाद है। तो c के यहां नीचे लिखेंगे c के प्रकट होने की दर, c के प्रकट होने की दर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी के प्रकट होने की दर कहा जाए या सी के बनने की दर कहा जाए, एक ही बात हुआ। अब इसके लिए जरा देखिए यहां हम सिंबल या सूत्र किस तरह से लिखेंगे। क्योंकि ये अभिकारी पदार्थ नहीं है, ये क्या है, उत्पाद है। और इसका स्टाइसोमेट्रिक कोएफिशिएंट जरा देखिए क्या है, 3 है। तो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, हाँ, सी के प्रकट होने की दर, ये एक्चुअल में अब यहां तो 3 है, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते तब उसको लिखते, लेकिन प्रश्न पहले क्या दिया है, सी के प्रकट होने की दर कह रहा है। तो सी के प्रकट होने की दर के लिए बच्चों जब सिंबल लिखना होगा इस 3 को छोड़ देंगे, इससे नहीं मतलब है। हाँ, ये उत्पाद है तो हम प्लस यूज करेंगे, प्लस लिखेंगे और ये हो जाएगा डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, इसका वैल्यू ये डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, ये बच्चों सी के प्रकट होने की दर को ये इंगित करता है, रिप्रेजेंट करता है। और ये बराबर कितना दिया हुआ है, यहां देखिए ये दिया है 1.3 इंटू 10 का पावर -4 ये दिया है। और क्या पूछ रहा है, ए के विलुप्त होने की दर, पूछ क्या रहा है, ए के विलुप्त होने की दर। अब ए के विलुप्त होने की दर, इसको हम जैसे इस सी के लिए सिंबल लिखे थे वैसे ए के लिए कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिए। ए कहां है, ए कहां है, ये अभिकारी है, अभिकारी पक्ष में है। कहां है, अभिकारी पक्ष में है। यह एक अभिकारक है, रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट, अभिकारक है। तो अब इसका गुणांक जरा देखिए 2 है, लेकिन बच्चों विलुप्त होने की दर या गायब होने की दर या इनकी सांद्रता में कमी की दर, ये सब दिया जाता है तो हम इस कोएफिशिएंट को यूज नहीं करते हैं। हाँ, चिन्ह सहित जरूर लिख, देखिए यहाँ चिन्ह मैं यूज किया हूं, हालांकि प्लस नहीं लिखता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ यूज किया गया है। इस तरह यहाँ भी यूज करेंगे तो ए के विलुप्त होने की दर क्या होता है, माइनस हो जाएगा, क्योंकि अभिकारी पदार्थ है, रिएक्टेंट है। और यहाँ ए की रिएक्टेंट ए है, इसलिए बच्चों लिखेंगे डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। और ये पूछा जा रहा है कि फर्स्ट, पहला क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, सॉरी ये पहला नहीं बल्कि ये दूसरा है। दूसरा, ए के विलुप्त होने की दर, ए के विलुप्त होने की दर ये क्या होगा। और फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है अवक्रिया की दर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं उल्टा लिख दिया हूं, कोई बात नहीं। अवक्रिया की दर, रेट अवक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर आर बराबर क्या। बच्चों ये प्रश्न दिया गया था और इसके अनुसार हम लोग ये ऐसे लिख लेंगे, प्रश्नानुसार इक्वेशन भी लिखेंगे, क्योंकि इसी के अनुसार हमको आगे काम करना है, सूत्र बनाना है। सी के प्रकट होने की दर दे दिया था, ए के विलुप्त होने की दर पूछा जा रहा है और अपक्रिया की दर पूछा जा रहा है। ये 2 क्वेश्चन दिया गया है। तो इस तरह से ये प्रश्न नंबर 1 बच्चों, इसको भी मैं मिटा देता हूं और चलिए उत्तर मैं यहां रख देता हूं। उत्तर जो पहले लिखा हुआ था यही उत्तर है, यही हम लोगों को लाना है। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। तो बच्चों हल करने के लिए पहले फर्स्ट से ही चलेंगे, यानी पहले फर्स्ट ही लगाएंगे, अभिक्रिया की दर निकालेंगे। अभिक्रिया की दर आर बराबर
और इसके लिए सूत्र लिखना है बच्चों, तो इस समीकरण पर ध्यान देंगे। यहाँ देखिए 2a आया है, यह अबकारी पदार्थ है, 2a आया है। तो बच्चों जितना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा बताया गया है कि 1/, उतना करके लिखेंगे। और अबकारी पदार्थ रहेगा तो माइनस लिखेंगे क्योंकि सांद्रता में कमी होती है, और उत्पाद है बच्चों तो प्लस लिखेंगे क्योंकि सांद्रता में वृद्धि होती है। ये बताया गया है। तो ये बराबर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग टू -½ डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। और बच्चों यहाँ बी के बारे में कहीं कुछ नहीं पूछा जा रहा है, इसको हम छोड़ सकते हैं। वैसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू हम लिख लेंगे, देखिए बी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक है, तो ये हो जाएगा -डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इक्वल टू, अब यहां देखिए उत्पाद है, प्रोडक्ट है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, तो ये हो जाएगा +1/3 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ये चीज हो गया। अब क्रिया की दर के लिए पूरा व्यंजक हो गया। अब बच्चों जरा देखिए इसमें किसके आधार पर हम निकाल सकते हैं। इसका भी वैल्यू नहीं दिया है, इसका भी वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन बच्चों गौर कीजिए डेल्टा सी बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, ये इतना वैल्यू मालूम है, ये मालूम है। तो बस इसी वाले में ये वैल्यू रख लेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा। अब बराबर क्या लिखेंगे, देखिए हाँ +1/3 तो है ही, तो 1/3 यहां रहेगा। और डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी का वैल्यू बच्चों कितना दिया है 1.3। हाँ यहाँ लिखने में थोड़ा सा त्रुटि हो गया है कि ये प्रकट होने की दर है, तो बच्चों इसका मात्रक मोल पर लीटर पर सेकेंड ये प्रश्न में दिया हुआ है। और हम मात्रक यदि छोड़ देते हैं तो बोर्ड परीक्षा में ½ मार्क कट हो जाएगा, इसलिए ये त्रुटि नहीं करेंगे जो हमने अभी किया है। चलिए अब आते हैं इस पर क्वेश्चन पर। 1/3 तो यहाँ है ही, इसका वैल्यू 1.3 × 10⁻⁻4 है, तो इसको लिख लेंगे इंटू 1.3 × 10⁻⁻4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। यहां देखिए 1/3 गुणे 1.3 है, इसका गुणा, अब इसका 1/3 है, ये तो अंश है, हर पूछा जाए कितना है, तो बच्चों हर इसका 1 है। जो भी जिसका कुछ हर नहीं होता है उसका हर 1 मानेंगे। अब हम 1/3 का गुणा 1 से कर लेंगे, 1 का गुणा 3 से कर लेंगे, तो बच्चों ये बराबर हो जाएगा 1.3/3 गुणे 10⁻⁻4। 1.3 में हम 3 से भाग देंगे, तो भाग दीजिए। देखिए एक अंक पर दशमलव है इसलिए 0 पॉइंट आ जाएगा। 3 चौक को 12, 1 बच गया, और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 3 अंत बार चला जाएगा, इनटू हो जाएगा 10⁻⁻4। अब यहाँ देखिए 0.433 गुणे 10⁻⁻4 आ रहा है, तो क्या करेंगे, पहले बताए हैं कि यदि ऐसा आता है, यानी दशमलव की इधर कोई पूर्णांक नहीं है, दशमलव के बाएं कोई पूर्णांक ना हो बच्चों, तो हम एक अंक पूर्णांक जरूर बनाएंगे, इसको कहते हैं वैज्ञानिक संकेतन। तो इस दशमलव को एक अंक इधर ले जाएंगे, पावर 1 और कम हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 4.33 गुणे 10⁻⁻4 तो था, एक और कम हो गया, तो ये बराबर अब क्या हो गया 4.33 गुणे 10 का पावर हो जाएगा -4 -1 मिल करके -5 हो जाएगा। और बच्चों इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक यही रहेगा मोल पर लीटर पर सेकंड। ये बच्चों आंसर हो गया। चलिए एक उत्तर निकल गया, फर्स्ट निकल गया। अब सेकंड लगाएंगे। ए के विलुप्त होने की दर, ए के विलुप्त होने की दर। अब ए के विलुप्त होने की दर देखिए क्या है, -डेल्टा ए
बाई डेल्टा टी। ये बराबर कैसे निकालेंगे, तो हम यहां ध्यान देंगे। देखिए क्रिया की दर वाला ये जो इक्वेशन है, यहां इस पर और इस पर ध्यान देंगे। इसकी सहायता से निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, इसका वैल्यू हमको निकालना है। यदि यहाँ 1/2, 2 यहाँ भाग के रूप में है बच्चों, इसको उधर ट्रांसफर कर लिया जाए, यहाँ भाग के रूप में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुणा के रूप में हो जाएगा। तो इसको हम ट्रांसफर कर लें यहाँ, तो ये बराबर हो जाएगा, यहाँ आया तो गुणा के रूप में हुआ, प्लस 2/3 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। और डेल्टा सी बाई डेल्टा टी का वैल्यू देखिए यहां दिया हुआ है, इसका वैल्यू मालूम है, तो मान बच्चों रख लो। तो मान हो गया अब 2/3 गुणे 1.3 गुणे 10 का पावर -4। इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे अभी मैं यहां बताया हूं 1.3 बटे कुछ नहीं है तो बटे 1 समझेंगे। अब अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से कर लेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 13 दूनी 26, 2.6 बटे हो गया 3 और इंटू 10 का पावर हो गया -4 बराबर। अब 3 से भाग दे दीजिए, 3 × 24, 3 × 9 27 होता है, 3 × 24 0.8 और 24 2 3 6 18, 6 6 6 अनंत बार चला जाएगा बच्चों, और इंटू हो जाएगा 10 का पावर -4। बच्चों इसको बार बार हम बता रहे हैं, जैसे यहां था, इसको भी हम वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे, एक अंक इधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा 8.66 गुणे 10 का पावर। देखिए जब एक अंक इधर ले जाएंगे तो पावर एक कम हो जाएगा, -4 तो था ही, -1 और कर देंगे, तो बराबर हो गया 8.66 गुणे 10 का पावर -5। और ये बच्चों विलुप्त होने की दर है, जहां दर शब्द आ जाता है समझ लीजिए कि मात्रक उसका मोल पर लीटर पर सेकंड ये होगा, ये आंसर हो गया। तो बच्चों ये जो पहला क्वेश्चन था क्रिया की दर, इसका वैल्यू आएगा 4.33 गुणे 10 पावर 5 मोल पर लीटर पर सेकंड, ये है। देखिए आंसर में हम ये दे चुके थे। और इसी तरह से जो ए के विलुप्त होने की दर है बच्चों, यहां देखिए 8.6 गुणे 10 पावर -5 मोल पर लीटर पर सेकंड दिया गया है, और मेरा उत्तर भी आ गया 8.66 गुणे 10 पावर -5 मोल पर लीटर पर सेकंड। यानी ये प्रश्न नंबर 8 हल हो गया। जरा कमेंट करके बताइए कि कितने बच्चे इस प्रश्न को लगा लिए थे, और यदि इसको लगा लिए हो तो उसी तरह से बच्चों ये भी प्रश्न है, ये एकदम उसी का टू कॉपी समझ सकते हो। चलिए इसको भी हम समझा देते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या लिखा है, यहां लिख लेंगे हल। अब क्रिया A+2B, तो बच्चों इस रिएक्शन को लिखना बहुत जरूरी है। यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार A+2B gives 3C+2D के लिए क्या क्या दिया है, V के विलुप्त होने की दर, V के विलुप्त होने की दर। बच्चों अभी जो सवाल हम लगाए हैं बस एकदम ऐसे ही है। V के विलुप्त होने की दर यहां लिखेंगे, V देखिए ये है, B अभिकारी पदार्थ है, रिएक्टेंट है,
तो यहां लिखेंगे बी के विलुप्त होने की दर। और बच्चों इसको फॉर्मुलेट करो थोड़ा। बी के विलुप्त होने की दर, बी यहां देखिए अबकारी पक्ष में है, तो विलुप्त होने की दर, ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बच्चों इसको छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं। ये चूंकि अबकारी पदार्थ है तो जाएगा माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा बी को बड़े कोष्ठक में रखेंगे बाई डेल्टा टी। बी के विलुप्त होने की दर, और बच्चों कितना दे दिया है प्रश्न में, प्रश्न में जितना दिया है उसको लिख लीजिए। इक्वल टू दे दिया है 1.0 इंटू 10 का पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। अब गणना क्या करना है, क्या निकालना है, फर्स्ट निकालना है अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर R इक्वल टू, और सेकेंड ए और सी की सांद्रण में परिवर्तन की दर, और सेकेंड बच्चों ये है ए के सांद्रण में परिवर्तन की दर। अब ए के सांद्रण में परिवर्तन की दर, ए क्या है, अभिकारी पदार्थ है, रिएक्टेंट है बच्चों, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, होता तो उसको लिखते भी नहीं यहाँ के लिए, तो है भी नहीं, तो इसके अनुसार हो जाएगा, यानी ए के सांद्रण में परिवर्तन की दर को क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और ये भी निकालना है। फिर सी के सांद्रण में परिवर्तन की दर, बच्चों सी देखिए उत्पाद है, प्रोडक्ट है, तो सी के सांद्रण में परिवर्तन की दर। अब सी के सांद्रण में परिवर्तन की दर को इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सी उत्पाद है, प्रोडक्ट है, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, इसको यहां यूज नहीं करेंगे। यहां लिखते समय जब सांद्रण में परिवर्तन की दर या बनने की दर ये सब पूछा जाता है, यूज नहीं करते हैं, तो हो जाएगा प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, और ये बराबर कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। इस तरह बच्चों इस प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है वो हम लिख चुके, इसको भी हम मिटा देते हैं। और देखिए नीचे उत्तर दिया गया है, तो हम लोगों को इसको हल करके यही उत्तर लाना है। चलिए पहला काम क्या करेंगे, फर्स्ट अभिक्रिया की दर के लिए सूत्र लिखेंगे। फर्स्ट अभिक्रिया की दर R इक्वल टू, अब इसके अनुसार क्या सूत्र बनेगा, इसके अनुसार क्या सूत्र बनेगा, तो हमारे केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 1 उस वीडियो को देखेंगे, वहां सूत्र लिखना विस्तार से समझाया गया है, और उसी के अनुसार हम यहां लिख भी रहे हैं। देखिए यहां ए का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बच्चों 1 है, और चूंकि ये अभिकारी पदार्थ है, रिएक्टेंट है, इसलिए यहां माइनस आएगा, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और बी भी अभिकारी पदार्थ है, रिएक्टेंट है, लेकिन इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बच्चों 2 है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस, जितना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है 1 बाई उतना इनवर्स करके लिखते हैं, तो 1 बाई हो जाएगा 2 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इक्वल टू, यहां देखिए सी क्या है, उत्पाद है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसके अनुसार इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, तो बच्चों प्लस 1/3 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी लिखेंगे। डी के लिए भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न में कोई आवश्यकता नहीं है, उसका जिक्र नहीं किया गया है। ए सी और बी इसी से संबंधित बातें हैं, तो ए
सी बी, जिससे संबंधित बातें वही लिखेंगे। चलिए वैसे ए भी लिख लेते हैं। डी के लिए देखिए उत्पाद है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +1/2 डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। तो हम क्रिया की दर के लिए क्या फार्मूला हो गए तो लिख चुके। अब यहां दिया क्या है, जो ज्ञात है बच्चों ये चीज दिया गया है, यानी डेल्टा बी माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी माइनस डेल्टा बाई डेल्टा टी। बच्चों ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है तो वो मान यहां रख लेंगे। देखिए माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी का वैल्यू ये दिया हुआ है, 1/2 उससे गुणा हो जाएगा, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे 1.0 इंटू 10 का पावर -2। बच्चों 1.0 ये पूर्णांक है, इसका बटे, अच्छा यहाँ 1 है और ऐसे 1 का गुणा किसी से भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये क्या हो गया, 1/2 का मतलब क्या हो गया, 0.5 इंटू 10 का पावर -2। अब यहाँ 0.1 अंक है बच्चों, इसको हटाओगे, इसको हटाएंगे तो पावर एक और कम हो जाएगा, तो बराबर हो गया 5 गुणे 10 पावर -3, 5 गुणे 10 पावर -3। और चूंकि यह क्रिया की दर है, इसका मात्रक क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो देखिए बच्चों एक आंसर आ गया, देखिए उत्तर यही दिया गया था और ये निकल गया। आगे देखिए क्या पूछा है, सेकेंड। सेकेंड बच्चों पूछा है ए के सांद्रण में परिवर्तन की दर, ए के सांद्रण में परिवर्तन की दर। ए के सांद्रण में परिवर्तन की दर क्या है, देखिए यही है माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। अब जरा यहां देखिए इस इक्वेशन को, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी यहां है और इसका वैल्यू बच्चों देखिएगा ये बराबर किसके है, किसके बराबर है, इसके बराबर है, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू +1/3 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। तो बस लिख दीजिए ये बराबर किसके है, +1/3 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, और यहां 1/, और आगे जरा देखिए, सॉरी मुझसे गलती हो गई, ये इसके बराबर तो जरूर है लेकिन ये वैल्यू नहीं दिया गया है, ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू नहीं दिया गया है। वैल्यू कौन सा मालूम है, इसको ध्यान देंगे, माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी ये वैल्यू पता है, तो भाई जो पता है उसी को हम बराबर करेंगे, इसके बराबर नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ जो मैं यहां गलती कर रहा था बच्चों ये गलती नहीं करेंगे, यानी माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी किसके बराबर है, जरा देख लीजिए किसके बराबर, इसके बराबर है, बराबर ये, तो ये पूरे के बराबर है, एकदम इसके करीब ही था, ये बराबर इसके है, और यही वैल्यू देखिए यहां माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी का वैल्यू पता है, तो यहां लिख लेंगे माइनस हाफ डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। जरा यहां ध्यान दीजिए एक बार, थोड़ा सा ध्यान मेरा दूसरे तरफ चला गया था तो इसको सही कीजिए, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी बराबर, यहां देखिए माइनस हाफ डेल्टा बी बाई डेल्टा टी लिखा हुआ है, वही चीज हम यहां लिख लेंगे। और चूंकि हमको यहां देखिए माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी का वैल्यू पता है, यानी माइनस देखिए यहां माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी का वैल्यू पता है, ये इतना पता है, हाफ का गुणा कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू बराबर हो जाएगा 1/2 लिख लेंगे गुणे माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी का वैल्यू रख लेंगे, यानी 1.0 गुणे 10 पावर -2, और 1/2 का देखिए 1.0 का मतलब 1 हुआ, 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1/2 का मतलब होता है बच्चों 0.5 इंटू 10 का पावर हो जाएगा -2। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लीजिए,
तो और सॉल्व करेंगे, हाँ यही उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन दशमलव को उधर कर लीजिए एक अंक, तो उधर करेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 10 का पावर हो जाएगा बच्चों, एक और कम हो जाएगा, -2 -1 बराबर 5 गुणे 10 का पावर -3। और चूंकि हम क्या निकाल रहे हैं, ए के सांद्रण में परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं, तो दर शब्द आया है तो मात्रक क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये देखिए एक और उत्तर निकल गया, आंसर आ गया। और अब हम लोगों को क्या निकालना है, C के सांद्रण में परिवर्तन की दर, C के सांद्रण में परिवर्तन की दर निकालना है, C के सांद्रण में परिवर्तन की दर निकालना है। तो देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे, C के सांद्रण में परिवर्तन की दर, और C के सांद्रण में परिवर्तन की दर एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है प्लस डेल्टा C बाई डेल्टा T, ये होता है। अब ये वैल्यू देखिए कहां से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, ये वैल्यू हमको पता है, यानी क्या पता है, यहां ध्यान दीजिएगा, अब क्रिया की दर वाले व्यंजक में ध्यान दीजिएगा, माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, ये वैल्यू पता है, और यही वैल्यू बच्चों किसके बराबर है, +1/3 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी के बराबर है। तो अब इन दोनों की तुलना करके, इन दोनों की सहायता से बच्चों हम डेल्टा सी बाई डेल्टा टी का वैल्यू, मतलब प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी का वैल्यू, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, इसमें 1/3 क्या है, गुणांक के रूप में है, और 1/3 यहाँ भाग के रूप में आया बच्चों, इसको यदि इस पक्ष में भेजेंगे, बराबर के इधर भेजेंगे, तो ये गुणा के रूप में हो जाएगा, यहाँ भाग के रूप में है तो यहाँ गुणा के रूप में हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा बच्चों, जब 1/3 यहाँ भाग के रूप में इधर भेजेंगे तो ये बराबर हो गया 3/2, 3 यहाँ जाएगा 3/2 लिख लेंगे, और ये हो गया 3/2, ये यहां आ गया 3/2 हो गया, और ये माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी का वैल्यू बच्चों देखिए यहां दिया हुआ है, कितना है, 1.0 गुणे 10 पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये दिया वैल्यू यहां रख लेंगे। 1.0 का मतलब 1 हुआ, 1 का गुणा कहीं भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 3/2 का मतलब हो गया 1.5, 2 1 कम 2, 2 5 10, 1.5 हो जाएगा, और गुणे 10 का पावर -2, मात्रक क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखिए यही उत्तर दिया गया था, तो जो उत्तर दिया गया था वो उत्तर आ गया। इस तरह से 3 प्रश्न हम दिए थे बच्चों, तीनों को हल कर लिए, और अपना अपना मिलाइए क्या लगा चुके हैं या नहीं लगाए हैं, फिर हम इसको समझाए हैं, क्या समझ में आया है। बार बार वीडियो को देखिए और देख करके ऐसे प्रश्नों को लगाने का खूब प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, हेलो बच्चों, अब हम लोग किसी अपक्रिया का वेग नियम या वेग समीकरण, इसका अध्ययन करेंगे, और इसके आधार पर किसी अपक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निर्धारित किया जाता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है, बच्चों इसको पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं किसी अपक्रिया का वेग नियम। किसी अभिक्रिया का वेग नियम या वेग समीकरण रेट लॉ या रेट रूल दे सकते हैं, रेट लॉ और रेट इक्वेशन ऑफ अ रिएक्शन। बच्चों किसी अपक्रिया का वेग नियम
प्रयोगों द्वारा स्थापित किया जाता है। अब मान लीजिए यदि किसी अभिक्रिया M1A plus M2B gives product M1A plus M2B gives product में अभिक्रिया की दर अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, अभिकारक A के x घात और अभिकारक B के y घात के समानुपाती हो। तो अच्छा, ये बातें जो हम लिख रहे हैं ये प्रयोगों द्वारा ऐसा लिखा जा सकता है कि मान लीजिए प्रयोगों द्वारा यह रहा हो यदि किसी अभिक्रिया M1A plus M2B गिव्स प्रोडक्ट में अभिक्रिया की दर अभिकारक A के x घात और अभिकारक B के y घात के समानुपाती हो तो हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं रेट प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर x इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर y। ये हम लिख सकते हैं बच्चों। y को हम थोड़ा पावर के रूप में ऊपर लिखेंगे, नीचे नहीं करेंगे, इसलिए इसका ध्यान देंगे y ऐसे। तो रेट प्रोपोर्शनल टू हो गया A के सांद्रण का घातांक x और B के सांद्रण का घातांक y, इसके समानुपाती हो रहा है। ये चीज कैसे निकला? ये प्रयोगों द्वारा मान लीजिए ऐसा निकल रहा हो तो हम आगे क्या लिख सकते हैं? ये अब देखिए यहां समानुपाती का चिन्ह है, इसको हटाएंगे बच्चों तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, इंप्लाइज दैट रेट इक्वल टू हो जाएगा ए स्मॉल के है जिसको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। ये क्या कहलाता है? रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक। तो रेट इक्वल टू हो जाएगा k इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A पावर x इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B पावर y। बच्चों इसी समीकरण को, ये जो समीकरण मिला, इसी समीकरण को हम लोग किसी अभिक्रिया का वेग नियम या वेग समीकरण कहते हैं। और यहां k क्या है? जहां k वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट है। तो इस तरह से किसी अभिक्रिया का वेग नियम या वेग समीकरण कैसे लिखा जाता है बच्चों? ये प्रयोगों द्वारा लिखा जाता है और ये समीकरण किसी अभिक्रिया की दर और अभिकारक के मोलर सांद्रता में संबंध बताता है। किसी अभिक्रिया का वेग नियम या वेग समीकरण क्या बताता है? अभिक्रिया के दर, अभिक्रिया के वेग और उसमें प्रयुक्त अभिकारकों की सांद्रता में संबंध क्या है ये बतलाता है। तो मान लीजिए हमको किसी अभिक्रिया के वेग नियम या वेग समीकरण को एक्सप्लेन करना हो, क्या बोलेंगे? जो व्यंजक या जो समीकरण किसी अभिक्रिया की दर, जो व्यंजक या जो समीकरण किसी अभिक्रिया की दर
और उस अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारकों की सांद्रता में संबंध बतलाता है, उस व्यंजक या समीकरण को वेग नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? उस व्यंजक या समीकरण को वेग नियम कहते हैं। और बच्चों अब हम लोग इस वेग नियम या वेग समीकरण के आधार पर किसी अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसको निर्धारित करेंगे। तो चलिए अगला हेडिंग, किसी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण, किसी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण, डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ये कैसे निर्धारित करते हैं? अब मान लीजिए किसी अभिक्रिया का वेग नियम, चलिए इसको लिख दे रहे हैं, यदि किसी अभिक्रिया का वेग नियम या वेग समीकरण निम्न हो, वेग नियम या वेग समीकरण क्या हो, बस ऐसे समझ लीजिए, रेट इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर एक्स इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर वाई। तो क्या होगा? तो फर्स्ट बात समझिए, अभिक्रिया की कुल कोटि, अभिक्रिया की कुल कोटि n बराबर क्या हो जाएगा? बच्चों अभिक्रिया की कुल कोटि हमको निकालना हो तो जितने भी अभिकारी पदार्थ यहाँ प्रयुक्त होंगे, ए बी सी डी जितने भी होंगे, चलिए मैं यहाँ 2 ही लिखा हूं, लेकिन मान लीजिए कहीं 2 3 4 ऐसे ए बी सी डी ऐसे करके आए हों, तो उनके जितने घातांक मिलेंगे सभी को हम यहाँ ऐड कर लेंगे। एक बात का ध्यान देंगे, यहाँ ये जो एक्स वाई बच्चों यहाँ दिया गया है, चाहे यहाँ देख लीजिए चाहे यहाँ देख लीजिए, ये एक्स वाई जो अभिक्रिया में, देखिए अभिक्रिया में यहाँ अभिकारक ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या अभिकारक बी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसके बराबर भी हो सकता है और इससे डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि ये मान जो बच्चों है ये एक्स वाई, ये जो मान आया है ये प्रयोगों द्वारा आया है, जबकि ये मान जो है ये प्रयोगों द्वारा नहीं आया है, इस समीकरण को संतुलित करने पर आया है और ये प्रयोग द्वारा स्थापित हुआ है। इसलिए अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण भी हम लोग प्रयोगों द्वारा करते हैं, इसको समीकरण को देख करके नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोई अभिक्रिया है, यदि किसी अभिक्रिया का वेग नियम या वेग समीकरण ही दिया हो, अभिक्रिया का समीकरण जो दिया है उससे नहीं मतलब है, अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या है, वेग समीकरण ये इससे मतलब है। यदि अभिक्रिया का वेग नियम या वेग समीकरण दिया हो बच्चों, तो अभिक्रिया की कुल कोटि कितनी हो जाएगी, जितने अभिकारी पदार्थ हैं उनके मोलर सांद्रता का जितना घातांक होगा उनके योगफल के बराबर होगा। तो यहां देखिए ए की सांद्रता का घातांक x है, तो ये बराबर हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा x प्लस वाई, n बराबर किसके हो जाएगा, x प्लस वाई के हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा कि अभिकारक ए के सापेक्ष
अभिकारक ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि बराबर अभिकारक ए, जैसे ए ये अभिकारक है, अभिकारक ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, तो ए के मोलर सांद्रता का जो घातांक होगा बच्चों उसके बराबर होगा। ये बराबर हो जाएगा एक्स के, इसके बराबर हो जाएगा एक्स के। इसी तरह से थर्ड भी हम दिमाग में रखेंगे कि अभिकारक बी, अभिकारक बी के सापेक्ष, अभिकारक बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि ये किसके बराबर होगा, तो देख लीजिए यहां B की जो सांद्रता है उसका जितना घातांक होगा उसके बराबर होगा, Y की होगा। तो बच्चों किसी अभिक्रिया का वेग नियम कैसे लिखा जाता है, प्रयोगों द्वारा लिखा जाता है। और यदि किसी अभिक्रिया M1A प्लस M2B के प्रोडक्ट में अभिक्रिया की दर अभिकारक A के x घात और अभिकारक B के y घात के समानुपाती हो तो हम रेट प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ A पावर x इनटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ B पावर y ये लिखेंगे। और इसको जब समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे बच्चों तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, रेट इक्वल टू हो जाएगा k मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ A पावर x इनटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ B पावर y। और इस कांस्टेंट को बच्चों वेग स्थिरांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक है, रेट कांस्टेंट है। अब इस रेट लॉ यानी वेग नियम या वेग समीकरण के आधार पर किसी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कैसे किया जाएगा बच्चों, तो ये भी हम समझा दिए हैं कि अभिक्रिया की कुल कोटि निकालना कैसे निकालेंगे, और अभिकारक की ए के सापेक्ष निकालना हो, बी के सापेक्ष निकालना हो तब कैसे निकालेंगे। चलिए अब इसके बाद हम लोग इस पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। हेलो बच्चों, हम लोग किसी अभिक्रिया का वेग नियम या वेग समीकरण क्या होता है और वेग समीकरण से किसी अभिक्रिया की कोटि कैसे निर्धारित की जाती है ये चीज पढ़ चुके हैं। अब इस पर हम 3 प्रश्न यहां दे रहे हैं और इन तीनों को हम हल कर रहे हैं। इसको ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है एक अभिक्रिया का वेग बराबर k मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ A पावर हाफ इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ B पावर 3/2 है। इस अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो बच्चों इस अभिक्रिया की कोटि हमको बताना है। देखिए कैसे हम हल करेंगे, लिखेंगे हल। ये प्रश्न नंबर 1 का हल है। वेग समीकरण देखिए क्या दिया है, वेग समीकरण दे दिया है, ऐसे लिखेंगे चूंकि वेग बराबर के ए का पावर है हाफ इंटू बी का पावर है 3/2, इसलिए अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि n बराबर हो जाएगा बच्चों ये जो A की सांद्रता है और B की सांद्रता, इनका घातांक देखिए कितना है। घातांकों को जोड़ लेते हैं। अब इसके पहले मैं x और y के रूप में बताया था तो x प्लस y कर दिए थे। अब यहाँ x के स्थान पर 1/2 लिखा है तो हम लिखेंगे 1/2 धन 3/2। बच्चों देखिए हर बराबर है तो अंश को जोड़ लीजिए, बराबर हो जाएगा 4/2 बराबर 2। यही आंसर हो जाएगा, यानी अभिक्रिया की कोटि कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2020 में आया था। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए कैसे हल करेंगे।
प्रश्न नंबर 2 का हल। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? 2NH3 gives N2 plus 3H2। यहां देखिए टेम्परेचर कितना है, 1130 केल्विन, और एक प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया हो रही है। कह रहा है कि शून्य कोट की क्रिया है। बच्चों कैसे क्रिया है? शून्य कोट की क्रिया है। इसका वेग समीकरण लिखिए। वेग समीकरण लिखना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखना है तो लिखेंगे निम्न होगा। अब क्या होगा, कैसे लिखेंगे तो ध्यान दीजिए। यहां अभिकारी पदार्थ बच्चों देख लीजिए क्या है, NH3 है। क्या है? NH3। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, रेट इक्वल टू के, और NH3 अभिकारी पदार्थ है तो NH3 की मोलर कंसेंट्रेशन का पावर बच्चों हम 0 कर देंगे। ध्यान दीजिए कैसे लिख रहे हैं। शून्य कोट की क्रिया का वेग समीकरण निम्न होगा। वेग समीकरण लिखने के लिए पहले रेट लिखते हैं, रेट इक्वल टू, यहां वेग स्थिरांक लिखेंगे, और इसके बाद अभिकारी पदार्थ जो है देखिए क्या है, NH3। हालांकि यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहां देखिए स्टोइकोमेट्रिक गुणांक बच्चों 2 है। अब इसके आधार पर अक्रिया की कोटि 2 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रयोगों द्वारा स्थापित किया गया कि शून्य कोट की अक्रिया है। और जब शून्य कोट की अक्रिया होगी बच्चों तो अमोनिया की मोलर सांद्रता या अमोनिया NH3 अमोनिया की मोलर सांद्रता या सांद्रता का पावर जो घातांक होगा वो 0 होगा। तो इसका वेग समीकरण बच्चों क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया का पावर 0। इसको हम बराबर के लिख सकते हैं। मतलब शून्य कोट की क्रिया का जो दर होता है, जो वेग होता है बच्चों, वह नियतांक होता है, वह अभिकारी पदार्थ के मोलर सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 का हल इस तरह से करेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 का हल कैसे करेंगे? प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि क्रिया 2H2O2 gives 2H2O plus O2 के लिए बच्चों यहां गामा दे दिया है। जहां हम लोग रेट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रेट, दर या रेट या वेग लिखा जाता है, उसके जगह पर इन्होंने गामा दे दिया है। कोई बात नहीं, इक्वल टू के ये क्या है, वेग स्थिरांक है, और इसके बाद यहां है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मोलर कंसंट्रेशन, और यहां देख लीजिए पावर कितना है। तो पहले इसका हम वेग समीकरण लिख लेंगे, ऐसे लिखेंगे, दिए गए अभिक्रिया का वेग समीकरण, दिए गए अभिक्रिया का वेग समीकरण गामा इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O, ये दिया हुआ है। अब देखिए इसका पावर कितना है, कुछ नहीं है, तो इसका पावर 1 समझेंगे। क्या समझेंगे, 1। अब जब पावर 1 है तो पूछ, अब यहाँ विकल्प दिया है कि शून्य कोट की अपक्रिया है, प्रथम कोट की अपक्रिया है, द्वितीय कोट की अपक्रिया है, तृतीय कोट की अपक्रिया है। तो जब पावर 1 है बच्चों तो अपक्रिया की कोट क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि, अपक्रिया की कोटि बराबर कितनी हो गई, 1। अर्थात ये कैसी अपक्रिया है, प्रथम कोट की अपक्रिया है। यानी विकल्प कौन सा सही है, सेकंड सही है। उत्तर लिखेंगे, अतः विकल्प सेकंड। और विकल्प सेकंड क्या है, प्रथम कोट अपक्रिया।
प्रथम कोटि अभिक्रिया सत्य है, सत्य है, यही आंसर होगा। इस तरह बच्चों अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, किसी अक्रिया का वेग नियम या वेग समीकरण क्या होता है, प्रयोगों द्वारा कैसे लिखा जाता है और उसके आधार पर किसी अक्रिया की कोटि कैसे निर्धारित की जाती है। इस पर ये 3 प्रश्न दिए गए थे जिनको हम हल कर दिए। चलिए अब